प्रतिरक्षण भाग 1 में हमने ट्यूबरक्यूलोसिस, पोलियो और डिप्थीरिया बीमारियों की विस्तार से जानकारी प्राप्त की। आइए अब हम देखें कि काली खांसी या वूपिंग कफ, टेटनस और खसरा बीमारियां क्या हैं, इनके लक्षण क्या हैं और इनसे बच्चे को प्रतिरक्षण द्वारा हम कैसे बचा सकते हैं। काली खांसी या वूपिंग कफ बच्चों में पाया जाने वाला एक और खतरनाक संक्रामक रोग है। यह रोग के कीटाणु का नाम है बॉर्डेटेला परट्यूसिस। यह रोग 6 माह से 2 वर्ष की उम्र के बच्चों में ज्यादा पाया जाता है। सामाजिक परिस्थितियां एवं रहन सहन के तरीके इसके फैलने या संक्रमण का मुख्य कारण हैं। इसी वजह से यह रोग भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में गरीब लोगों के बीच में ज्यादा पाया जाता है। इस बीमारी का संक्रमण काल 7 से 14 दिन तक रहता है और यह बीमारी 3 सप्ताह में ठीक होती है। इस बीमारी के मुख्य लक्षण है गले में खराश, सूखी खांसी और फिर खांसी इतनी लंबी समय तक सूखी खांसी चलना और खांसी के अंत में एक हूप जैसी आवाज निकालना। जैसे मैं आपको एक थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगी किस तरीके की खांसी और किस तरीके की आवाज निकलती है। इस तरीके की आवाज निकलेगी या इससे भी आधी तेज आवाज निकल सकती है जिसको हम हूप कहते हैं और इसीलिए यह काली खांसी कहलाती है। यह बिगड़कर निमोनिया का रूप भी धारण कर सकती है जहां पर फेफड़ों में भी ये रोग फैल जाता है। इस रोग में खांसी की तीव्रता इतनी होती है कि आंखों में खून के थक्के आ जाते हैं और कई बार दिमाग की नस फटने से बच्चा बेहोश हो जाता है। इससे बचाव का तरीका बहुत ही सादा सा है, वह है डीपीटी का टीका लगवाना। इस बीमारी से पीड़ित बच्चे को अलग रखना चाहिए, दूसरे घर के बच्चों को उसके पास आने नहीं देना चाहिए। उसके नाक और मुंह से निकलने वाले जितने भी पदार्थ हैं उनको नष्ट कर देना चाहिए और बाकी बच्चों को डीपीटी का टीका लगवा दें ताकि बाकी बच्चों को काली खांसी ना हो। टिटनेस की बीमारी बच्चों और बड़ों में होने वाली एक और खतरनाक बीमारी है। इसके कीटाणु को क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनाई कहा जाता है। यह कीटाणु ज्यादातर धूल में उड़ते फैलते रहते हैं। इस बीमारी का मुख्य लक्षण है मांसपेशियों में खिंचाव और दर्द बना रहना। मुंह की मांसपेशियों पर यह खिंचाव और दर्द इतना होता है कि बच्चा या बड़ा मुंह खोल नहीं पाता है, इसीलिए हम इसे लॉकजॉ भी कहते हैं। पेट, पीठ और पैर की मांसपेशियां भी अकड़ जाती हैं। ऐंठन इतनी बढ़ जाती है कि शरीर धनुष के रूप में अकड़ जाता है, इसलिए हम इसे धनुष टंकार की बीमारी भी कहते हैं। टिटनेस की बीमारी से मृत्यु दर 40% तक हो सकती है। आइए अब देखें इसका संक्रमण का क्या तरीका है। यह रोग के कीटाणु जो होते हैं वह जंग लगे लोहे में, मिट्टी में और धूल में रहते हैं।
इसके कीटाणु जानवरों की आंतों से होते हुए उनके मल द्वारा धूल में मिल जाते हैं और इस धूल में वह सुप्त अवस्था में कई वर्षों तक पड़े रह सकते हैं। जब किसी भी आदमी को या किसी भी रोगी को यह रोग लगता है तो वह अक्सर किसी चोट के द्वारा या धूल मिट्टी की वजह से यह रोग के कीटाणु शरीर में प्रवेश पा जाते हैं और इस बीमारी का कारण बनते हैं। यह बीमारी जो है ये घुलनशील जहर पैदा करती है जो नर्वस सिस्टम के 4 भागों को प्रभावित करता है। यह भाग है कंकाल तंत्र की मोटर एंड प्लेट, मेरुदंड या स्पाइनल कॉर्ड, मस्तिष्क और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इस बीमारी से स्पाइनल कॉर्ड की सहज क्रिया समाप्त हो जाती है। नवजात शिशु में होने वाले टिटनेस के कारण मुख्यतः हैं जहां मां को टिटनेस का टीका न लगा हो, और इसका दूसरा मुख्य कारण है कुछ कुप्रथाएं जो हमारे समाज में देखी जाती हैं। इन कुप्रथाओं में मुख्य हैं अप्रशिक्षित दाई से घर में जचकी करवाना, बच्चे की नार काटने के लिए उपयोग में लाने वाले जो भी धारदार चीज को इस्तेमाल किया जाए वह बिना उबाले किया जाए, बच्चे की नार काटने के बाद उस पर गोबर या मिट्टी का तेल आदि लगाने की प्रथाएं। ये सब प्रथाएं बच्चों में न्यूनेटल टिटनेस पैदा करती हैं और जिसकी वजह से बच्चा अकड़ जाता है, दूध नहीं पीता है और उसको झटके भी आ सकते हैं। यह रोग खेत में काम करने वाले और मजदूरों में अधिक पाया जाता है क्योंकि वो धूल, मिट्टी, जंग लगे पदार्थों के संपर्क में ज्यादा आते हैं। अक्सर उनमें ये आदत होती है कि वे बिना जूते या चप्पल पहने घर से निकल पड़ते हैं, जिसकी वजह से उनको यह रोग होने की अधिक संभावना होती है। टिटनेस की बीमारी ऐसे लोगों में होने की संभावना ज्यादा है जो मिट्टी के संपर्क में, औजारों के संपर्क में, सरिया या लोहे के संपर्क में ज्यादा रहते हैं। यह बीमारी बच्चों में भी अधिक होती है जहां बच्चे मिट्टी में खेलते रहते हैं या दौड़ते दौड़ते सड़क पर गिर जाते हैं। किसी भी चीज के चुभने से, किसी भी कीड़े के डंक मारने से, किसी भी जानवर के पंजे मारने से या काट लेने से इस बीमारी की होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। यह बीमारी इसलिए भी होती है कि हम लोग कुछ कुप्रथाओं के शिकार हो जाते हैं। जैसे कई जगहों पर चोट लगने पर उसके ऊपर मिट्टी उठा के मल दी जाती है कि मिट्टी से अच्छी चीज कुछ नहीं है घाव को ठीक करने के लिए, या फिर गोबर आदि का उपयोग किया जाता है, या मिट्टी या खून रोकने के लिए मिट्टी के तेल का उपयोग किया जाता है, और यह सब चीजें टिटनेस को बढ़ावा देती हैं। यह बीमारी इसलिए भी होती है, अंधविश्वासों से होती है, इसके अलावा जानकारी न होने की वजह से होती है और प्रतिरक्षण चीजों के उपयोग न करने की वजह से होती है। टेटनस फैलने का सबसे पहला कारण है चोट लगना। कभी कभी बहुत छोटी सी चोट लगने के कारण भी टेटनस हो जाता है। दूसरा कारण प्रसव से जुड़ा है। प्रसव की अपेक्षा गर्भपात होने पर टेटनस होने का खतरा ज्यादा रहता है, बशर्ते कि कीटाणु रहित औजारों का प्रयोग किया जाए। गर्भपात के समय गर्भाशय टेटनस के जीवाणुओं के लिए अनुकूल वातावरण एवं स्थान होता है। इसके अलावा कान के द्वारा भी ये बीमारी फैलती है। जब कोई बाहरी चीज जैसे पेंसिल या माचिस की तीली कान के अंदर डाली जाए और कान के अंदर उससे चोट लग जाए
या किसी और बीमारी के कारण यदि कान से पस निकले तो टेटनस होने का डर रहता है। टेटनस होने का एक और कारण है इडियोपैथिक। इसमें चोट टेटनस का कारण नहीं होती, बल्कि इस प्रकार के टेटनस आंतों द्वारा टेटनस का जहर सोख लेने के कारण होता है। टेटनस के जीवाणुओं का खाने के साथ सीधे पेट में जाकर संक्रमण हो जाता है। नवजात बच्चों का टेटनस प्रसव के समय जीवाणु युक्त ब्लेड, कैंची या धारदार चीज से बच्चे की नाल काटने से होता है। इस बीमारी की प्रतिरक्षा करने के लिए जब भी कभी चोट लगे, कुछ भी चुभे, उस समय डॉक्टर के पास जाकर इसका एक टीका लेना इस रोग से हमारी रक्षा कर सकता है। किसी भी चोट को मामूली चोट न समझकर उसकी पूरी साफ सफाई रखना और प्रतिरक्षण का टीका लेना इस बीमारी से बचाव कर सकता है। टिटनेस की बीमारी का बचाव बच्चों में तो बहुत अच्छी तरह से किया जा सकता है और ये 2 स्तर पर किया जाता है। पहला है, नवजात शिशु में टिटनेस रोकने के लिए हम गर्भावस्था में मां को टिटनेस का टीका लगवा दें तो नवजात शिशु को टिटनेस होने की संभावना कम रहती है। इसके साथ साथ हम जचकी अच्छी प्रशिक्षित दाइयों द्वारा कराएं और उसकी नार काटने के लिए उबले हुए ब्लेड या उबले हुई चाकू का इस्तेमाल करें तो हम बच्चे को, नवजात शिशु को टिटनेस से बचाव कर सकते हैं। दूसरा, बच्चों में होने वाले टिटनेस को हम डीपीटी के टीके द्वारा बचाया जा सकता है। डीपीटी का टीका, जैसा आप जानते होंगे, 3 खुराकों में लगता है। पहली खुराक हम देते हैं 6 हफ्ते पर और उसके बाद 4-4 हफ्ते से 2 खुराकें और दी जाती हैं। इससे न सिर्फ टिटनेस की रोकथाम होती है, बल्कि ये काली खांसी और डिप्थीरिया जैसे भयानक रोगों से भी बचने के लिए एक ही टीके में हम 3 बीमारियों को बचा लेते हैं और इसी वजह से इस टीके का नाम है डीपीटी। बचाव है बहुत आसान और इसको हम लोगों को पूरा उपयोग करना चाहिए ताकि हम अपने बच्चों को स्वस्थ रख सकें। गर्भवती महिला और नवजात शिशु को टेटनस से बचाने के लिए गर्भावस्था के समय टेटनस टॉक्साइड के 2 टीके लगवाने चाहिए। टेटनस से जीवन भर के लिए प्रतिरक्षण जरूरी है, अतः बच्चों को स्कूल जाने की उम्र से पहले 5 खुराक देने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा 10 व 16 साल की आयु में टेटनस की बूस्टर खुराक भी दी जाती है। डीपीटी के टीके मांसपेशियों के अंदर लगाए जाने चाहिए। सबसे उपयुक्त स्थान जांघ का अगला बाहरी भाग होता है। जहां तक संभव हो कूल्हे पर टीके नहीं लगाए जाने चाहिए, क्योंकि कभी-कभी सुई से सियाटिक नर्व में चोट लग जाती है। दूसरे, कूल्हे पर टीके लगाने से टीके का पदार्थ कूल्हे की चर्बी वाले भाग में जमा हो जाता है और अन्य भागों में नहीं फैल पाता। इसके कारण टीके का असर कम हो जाता है। खसरे की बीमारी एक वायरस रोग है। यह वायरस मीजल्स वायरस कहलाता है और यह भी एक संक्रामक रोग है। मीजल्स की बीमारी इसलिए ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये शरीर के सभी अंगों पर अपना असर दिखाती है और यह बच्चों में मुख्य रूप से मृत्यु दर बढ़ाती है और इससे बचाव का कारण हमारे पास है खसरे का टीका लगवा लेना। और इसी वजह से हम चाहेंगे कि बच्चों को खसरे का टीका लगवाएं ताकि इस भयानक बीमारी से हम उसे बचा सकें। खसरे की बीमारी एक संक्रामक बीमारी है और यह नाक और मुंह से निकलने वाले सिक्रीशन से फैलती है। इसका संक्रमण दाने निकलने तक होता है। खासकर पहले यह बीमारी शुरू होती है उस समय गले में खांसी,
सर्दी, जुकाम, आँख का बहना, नाक का बहना, इस तरह से ये बीमारी शुरू होती है। 3 दिन बाद इस बीमारी के दाने शरीर पे दिखने लगते हैं। दाने निकलते से ही संक्रमण खत्म हो जाता है और दाने निकलना शुरू हो जाते हैं। खसरे की बीमारी के 2 चरण होते हैं, एक होता है प्रोड्रोमल फेज और दूसरा होता है इरप्टिव फेज। प्रोड्रोमल फेज में बच्चे को खांसी, सर्दी, बुखार, आँखों से पानी बहना, नाक से पानी बहना, इन लक्षणों के साथ शुरुआत होती है या फिर दस्तों के साथ भी शुरुआत हो सकती है। 4 दिन के बुखार के बाद बच्चे के कान के पीछे दाने निकलते हैं। जब प्रोड्रोमल फेज होता है उसी समय अगर हम मुंह के अंदर जांच करें तो हमें कुछ सफ़ेद धब्बे दिखेंगे जिन्हें कॉप्लिक्स स्पॉट कहते हैं। दाने निकलने के लिए सबसे पहले कान के पीछे दाने निकलते हैं और 24 घंटे के अंदर फैलकर पूरे शरीर में फैलना शुरू हो जाते हैं। जब शरीर में दाने फैलने शुरू हो जाते हैं, ये दाने लाल रंग के होते हैं और इनमें पानी वगैरह कुछ नहीं भरा रहता है। दाने निकलने के साथ ही बुखार कम होने लगता है और अगर बच्चे में निमोनिया या कोई और बीमारी ना हो तो फिर बुखार अपने आप कम होता है। 4 से 6 दिन बाद ये दाने भी सूखने लगते हैं। दाने उसी क्रम में सूखते हैं जिस क्रम में वे निकलते हैं। दाने सूखने पर वे हल्के काले रंग के हो जाते हैं और एक मटमैला सा रंग छोड़ते हैं। ये खत्म होने में या ये दानों के निशान खत्म होने में कम से कम 4 से 8 हफ्ते का समय लग सकता है। खसरा के बाद रोगी बहुत कमजोर हो जाता है और शरीर में दूसरे इन्फेक्शन होने का डर रहता है। इस बीमारी के कारण बच्चों में विकास की गति रुक जाती है। खसरा निकलने के साथ दस्ताना, निमोनिया होना और सांस में इन्फेक्शन वगैरह काफी खतरनाक होते हैं। इसका भयानक रूप दिमागी बुखार है, मगर ये 1000 रोगियों में से एक को होता है। खसरा के टीके में वे जीवित वायरस पाए जाते हैं जो पनपते नहीं हैं। खसरा का टीका 1960 में एंडर्स द्वारा बनाया गया। यदि इस टीके को तरल रूप में रखा जाए तो गर्मी में खराब हो जाता है। यदि जमे हुए पदार्थ के रूप में फ्रीजर में रखा जाए तो 2 वर्ष से अधिक समय तक सुरक्षित रहता है। घोल के रूप में तैयार टीके को 4 से 6 घंटे के अंदर लग जाना चाहिए। खसरा के टीके में किसी प्रकार का एंटीबैक्टीरियल तत्व नहीं होता है, इसलिए शीशी में से टीके का घोल लेते समय बहुत जरूरी है सावधानी, क्योंकि टीके के तैयार घोल में अगर किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया चले गए तो वो घोल के अंदर संख्या में तेजी से बढ़कर उसे दूषित कर देते हैं। यदि टीका गर्म वातावरण में रख दिया जाए या टीके का घोल लंबे समय तक बिना उपयोग के रखा जाए तो इस प्रकार की असावधानी से स्टेफिलोकोकल सेप्सिस और टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो सकता है। खसरा के रोगी को विटामिन ए व उचित एंटीबायोटिक देनी चाहिए, क्योंकि बहुत से बच्चे विटामिन ए की कमी के कारण आंखों में सफेदी आ जाने से अंधे भी हो जाते हैं। टीका लगाने का सबसे उचित स्थान सीधे हाथ में बांह का ऊपर उठा हुआ भाग होता है। टीका त्वचा के अंदर लगना चाहिए। अधिकतर बच्चे 9 माह की आयु से इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं। यदि खसरा फैला हुआ हो तो जन्म से 6 माह पूरे कर लेने पर बच्चों को खसरे का टीका लगवा देना चाहिए और इन्हीं बच्चों को 3 माह के बाद फिर खसरा के टीके लगाना चाहिए। बच्चे में खसरा का टीका लगने के बाद हो सकता है कि उसको दूसरे या तीसरे दिन हल्का बुखार आए और उसके साथ कुछ दाने भी आ जाएं, लेकिन इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, बल्कि यह इस बात के लिए वो करता है कि टीका ठीक लगा है और बच्चे ने उसको टेकअप कर लिया है, बच्चे में एंटीबॉडीज हो गई हैं और इसी वजह से ये एक हल्का सा इंडिकेशन है कि बच्चे में बुखार आया है और कुछ दाने निकले हैं।
ये दाने 24 घंटे के अंदर खत्म हो जाते हैं। बुखार के लिए अगर ज़्यादा बुखार लगे या बच्चा सुस्त हो बुखार की वजह से, तो उसे बुखार की दवा दे करके 1 दिन दवा दे देने से काम चल जाता है। इसमें घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। इसीलिए खसरे का टीका लगवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खसरे की बीमारी ज़्यादा जानलेवा है और खसरे का टीका हमारे बच्चों को इस जानलेवा बीमारी से बचाता है। इस प्रकार के परिणामों से बचने के लिए कुछ सावधानियां बरतना जरूरी है। इंजेक्शन की सुई व सिरिंज साफ करने व स्टरलाइज्ड करने की प्रक्रिया सावधानी से पूरी करनी चाहिए। प्रत्येक रोगी के लिए नई सिरिंज व नई सुई का उपयोग करना चाहिए। एक बार टीका लगाने के बाद टीके के घोल को फेंक देना चाहिए। खसरा के टीके में मिलाने वाले डाइल्यूएंट को दूसरी दवाओं से अलग रखना चाहिए। टीका लगाने वाली टीम को पूर्ण रूप से प्रशिक्षित होना चाहिए। टीके लगाने के लिए वैसे कोई खास कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। अगर बच्चे छोटे मोटे बीमारी से पीड़ित होते हैं, जैसे कि दस्त लगना या फिर सर्दी खांसी हल्की जो होती है, उसमें बच्चों को टीके आराम से लगाए जा सकते हैं। और जो हमारा टीकाकरण का कार्यक्रम जिस उम्र पे सही उम्र पे देना है, उसी उम्र पे ये टीके लगना चाहिए। लेकिन फिर भी जैसे कुछ उदाहरण हमारे कभी कभी ऐसे मरीज आते हैं जिनको डीपीटी का टीका लगाने के पहले थोड़ा सोचना पड़ेगा कि बच्चा पहले डीपीटी का जो प्रथम टीका लगा था उस समय उसे कोई झटकी की बीमारी हो गई या फिट्स आ गए या बहुत तेज बुखार और उसके साथ लगातार बच्चा रोता रहा, ऐसा कुछ हो गया हो, तो ऐसे बच्चों को डीपीटी का दूसरा टीका नहीं लगाना चाहिए। उस समय डीपीटी के बदले डीटी यानी डिप्थीरिया और टेटनस, ये डबल वैक्सीन भी अवेलेबल है, वो देना है। और पर्टुसिस का वैक्सीन उसमें नहीं देना चाहिए। उसी प्रकार से कोई भी न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट या नर्वस सिस्टम या मस्तिष्क की बीमारी का, जैसे उसके कारण कन्वल्शंस आ रहे हो, झटके आ रहे हो, ऐसी बीमारी का जो हिस्ट्री देते हैं, उन बच्चों में भी डीपीटी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। उसके जगह केवल डीटी लगाना है और उम्र वही रहेगी जो डीपीटी के लिए बताई गई है। उसी प्रकार से अगर हम खसरे का टीका, मीजल्स वैक्सीन, वो टीका भी एक इंजेक्शन द्वारा दिया जाता है। और अगर बच्चे को बहुत हाई फीवर है या आसपास कोई बच्चों को बहुत तेज खसरे की बीमारी की 2-3 दिन के अंदर बच्चा भी उसमें एक्सपोज हो चुका है, तो उसे उस समय खसरे का टीका लगाने में कोई मतलब नहीं होता। कुछ दिन तक रुककर फिर बच्चे को जैसे थोड़ा ठीक हो जाए उसके बाद टीका लगाना चाहिए। बीसीजी का टीका एक बार अगर नहीं उभरा तो दूसरी बार लगाने के पहले 1 साल का वो बच्चा होने तक हम रुक सकते हैं और उसके बाद कभी कभी मैंटू टेस्ट करके फिर अगर वो निगेटिव आता है तो ही बीसीजी का टीका दोबारा लगाना चाहिए। पोलियो के टीके के लिए कोई भी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, केवल ये मुंह से पीने वाली दवाई है। और उसमें अगर बच्चे को बहुत तेज उल्टियाँ और लगातार दस्त हो रहे हो तो फिर टीका अंदर हजम नहीं होगा और उसका असर भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए कुछ घंटे हम रुक सकते हैं या 1 दिन रुक सकते हैं और बच्चे की ये कंडीशन थोड़ी हल्की पड़ जाए उसके बाद पोलियो का टीका दिया जा सकता है। उसके अलावा अभी आजकल हम बहुत सुनते हैं कि एड्स के मरीज भी हमारे पास आने लगे हैं। ये मैं HIV पॉजिटिव नहीं कह रही हूँ, जो एड्स से पीड़ित बच्चे हैं उनके लिए भी टीके लगाने के लिए कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। लेकिन जो लाइव वैक्सीन है जैसे मीजल्स, पोलियो और ये जो लाइव वैक्सीन है और BCG, तो ये वाली वैक्सीन लगाने के पहले और एक्सपर्ट को वो जो एड्स से पीड़ित बच्चा है वो दिखाकर और फिर ओपिनियन लेके लाइव वैक्सीन भी दिए जा सकते हैं। MMR जिसमें मीजल्स, मम्स और रुबेला, ये एक वैक्सीन अवेलेबल है। वो 15 महीने के उम्र पे दिया जाता है
और ये एक टीके के साथ ये तीनों बीमारी, ये भी इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है और ये एक इंजेक्शन के साथ हम 3 बीमारियों से बच्चों को रोक सकते हैं। उसी प्रकार से हेपेटाइटिस बी वैक्सीन भी अवेलेबल है और वो हम बच्चों को 1.5 माह और 2.5 माह के उम्र पे एक हेपेटाइटिस बी का टीका लगवा सकते हैं और उसके बाद तीसरा टीका जब 6 माह का गैप हो जाए तब तीसरा टीका लग सकता है। उसी प्रकार से चिकन पॉक्स, मेनिंजाइटिस और भी इन्फ्लुएंजा वैक्सीन वगैरह ऐसे कई वैक्सीन अभी उपलब्ध हो रहे हैं, लेकिन इनका जितना मैंने जिक्र किया है, ये कोई भी वैक्सीन अभी हमारे राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में मुफ्त में नहीं अवेलेबल है और ये सारे टीके काफ़ी महंगे हैं। हम अपने कांटेक्ट में जो भी मरीज आते हैं उनके माता पिता को अच्छी तरह से उनको समझाकर और अगर वो उस बच्चे को इन वैक्सीन की जरूरत हो तो एक्सपर्ट्स की सलाह से उनको खरीदवा सकते हैं और ये वैक्सीन समय पर लगवा सकते हैं। इस प्रकार टीकाकरण द्वारा बच्चे तथा मां की मृत्यु दर कम की जा सकती है। विभिन्न भयानक बीमारियों के लिए बने टीके वास्तव में बच्चों के लिए सुरक्षा अमृत हैं, जो उनके हंसते खेलते स्वस्थ बचपन को सुरक्षित रखकर उन्हें भविष्य का स्वस्थ नागरिक बनाते हैं।